हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। और हमारी पिछली वीडियो जो गई थी वो बायोमॉलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट था, उसे हम उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। आज हम कवर करेंगे विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा अब हमारा विटामिन्स। ठीक है, ये क्या है? ये एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब अगर स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत है तो मत लो ना भाई, अगर इस कमी चाहिए तो मत लो। अगर आपने नहीं लिया तो इसके वजह से काफ़ी सारी डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी डिजीज़ हो जाती है, पर्टिकुलर विटामिन से रिलेटेड कोई सी डिजीज़ है तो हमें क्या है, ये विटामिन जो है हमें कंटिन्यूस लेने होते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में है मगर हमें चाहिए। अब जो हमारे विटामिन है, ये विटामिन आपके दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, पहला पार्ट है कि ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होके हम, जैसे मैंने कुछ खाया, ठीक है, उसमें विटामिन था, तो वाला विटामिन क्या होगा, वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। कैसे? यूरिन के थ्रू हो जाएगा, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, एक जो है हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं और एक जो है हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो पाते। ठीक है, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, ठीक है, उनको बोलते हैं हम वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों के दोनों हमें विटामिन चाहिए। एक विटामिन से जो बॉडी में स्टोर हो जा रहा है, एक जो है बॉडी में स्टोर नहीं हो पा रहा। अब जो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी। ठीक है, और जो हमारे फैट में स्टोर हो जाते हैं वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, बी के भी पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B6 एंड B12। दोबारा से देखिए, विटामिन्स क्या होते हैं? एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे विटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो डिजीज़ होते हैं। विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक जो स्टोर हो जाते हैं बॉडी में उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल, और जो स्टोर नहीं हो पाते उन्हें बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल है विटामिन सी एंड विटामिन बी, और विटामिन ए, डी, ई, के, ये है हमारे फैट सॉल्युबल के एग्जांपल। ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो हमें विटामिन से रिलेटेड पढ़नी, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हो जाती हैं। विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए की अगर कमी हुई, नाइट ब्लाइंडनेस। B1, बेरी, चीलियोसिस, कॉन्वल्जन, परनीशियस अनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स। ई की कमी की वजह से मस्कुलर वीकनेस, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। देखिए
ये डिजीजेज हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो रात के टाइम में नहीं दिखेगा। बेरी बेरी का मतलब रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है। B2 की कमी की वजह से चीलियोसिस हो जाता है, जो माउथ का जो कॉर्नर्स है वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। B6 की वजह से कॉन्वल्जन का मतलब कि सडन एकदम बॉडी में एकदम दौरे पड़ने लग जाते हैं, मूवमेंट होने लग जाती है जो कंट्रोल में नहीं आती। B12 की वजह से परनीशियस अनीमिया क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। C की कमी की वजह से क्या हो जाता है, स्कर्वी, जो गम होती है जहाँ पर दांत है, मसूड़े, उन मसूड़ों में से क्या आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट का मतलब होता है कि जो बोन्स की जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म होने लग जाती है, मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाती है, ठीक है। ई की वजह से मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस का मतलब है कि मसल्स में वीकनेस हो जाएगी। और फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज, मतलब कि आरबीसीज ब्रेक डाउन होने लगेगी, जल्दी टूटने लग जाएंगी। नेक्स्ट है उसके बाद विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है। कहीं पर चोट लगी तो चोट लगने पे जो ब्लड है उसको रुक जाना चाहिए था, क्लॉट हो जाना चाहिए था, वो क्लॉट हो जाने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये कुछ डिजीज़ है, अच्छी डिजीज़ कह रहा हूँ, हाँ डिजीज़ है, डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ हो जाती है। तो इन विटामिन को हमें कंटिन्यूस चाहिए, वेदर इट इज़ सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो या ना हो, मगर ये हमें हमारी डाइट में चाहिए, ठीक है। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम फटाफट से आगे। अब हमारे पास पार्ट जो है वो हमें कवर करना है न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ये भी क्या है, बायो मॉलिक्यूल है, एसेंशियल मॉलिक्यूल है। अब न्यूक्लिक एसिड हर किसी ने सुना होगा, RNA DNA, ठीक है, वो पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का। अब जो हमारी न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो है ये 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक का नाम है शुगर, दूसरे का नाम है बेस, और तीसरी चीज़ है फॉस्फेट, ठीक है। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिलके अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड ऐसे नहीं बनेगा, न्यूक्लिक एसिड ऐसे नहीं बनेगा। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, शुगर को, बेस को और फॉस्फेट को, इन तीनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई क्या बोला? तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ के बनते हैं, फॉस्फेट के, बेस के और शुगर के। अब हमारा जो ये शुगर है, यहाँ पर शुगर के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर। बेसिस भी हमारे 2 होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स, ठीक है। फॉस्फेट तो हमारा ये है फॉस्फेट, ठीक है। अब प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब अगर हमारा होता है मान लीजिए DNA, ठीक है, DNA न्यूक्लिक एसिड है, तो उसमें बताइए क्या क्या होगा। उसमें DNA में एक तो हमारा होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक हमारे होंगे प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और फॉस्फेट ये हमारा होगा ही होगा, ठीक है। अगर RNA की बात करें, RNA में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरेसिल। यूरेसिल रिप्लेस करेगा, किसे रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा थाइमिन को। थाइमिन को रिप्लेस करेगा कौन, यूरेसिल, ठीक है, किसमें, RNA में। और डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्लेस करेगी कौन सी, राइबोज शुगर, ठीक है। RNA में याद रखिएगा यूरेसिल, एक राइबोज शुगर, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, इस वाले बॉन्ड को बोला जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये तीसरा लिंकेज है।
ये तीसरा लिंकेज है। हमने एक पढ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो 2 सैकराइड्स को जोड़ता है, एक हमने पढ़ा पेप्टाइड लिंकेज जो 2 अमीनो एसिड को जोड़ता है। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की 5वीं पोजीशन दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 3री पोजीशन ऐसे जुड़ती है। तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीएनए के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक एंड में 5 दिखाते हैं, एक में 3 दिखाते हैं, एक में 5 दिखाते हैं, एक में 3 दिखाते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड की 5वीं पोजीशन दूसरी न्यूक्लियोटाइड की 3री पोजीशन से जुड़ रहा है। ठीक है, और वो कैसे जुड़ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए सारा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट है आरएनए के टाइप्स। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके हमें क्या पढ़ने हैं? टाइप्स पढ़ने। टाइप्स में पहला आता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये टाइप्स आपको याद रखने हैं बस। इसके अलावा अब आ जाता है एक चीज़ आती है आरएनए में, बस इतना सा याद रखना है। एक चीज़ आती है कि आरएनए में कौन सा बेस का डिफरेंस होता है कंपेरिजन टू डीएनए। तो आप बोलेंगे इसमें यूरेसिल होता है। यूरेसिल किसकी जगह होता है? थाइमिन की जगह। थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे यहाँ पर एक चीज़ आती है इसमें न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं इसका फंक्शन क्या है? तो इसका पहला फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का कि एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन बनवाता है। और दूसरा हेरिडिटी का ट्रांसमिशन करवाता है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन क्या है? हेरिडिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, कि मतलब जो कैरेक्टर्स जो है हमारे पूर्वज से जो हमारे अंदर आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स आते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वो कैरेक्टर्स किसके थ्रू आते हैं? न्यूक्लिक एसिड के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर कवर होता है। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स, आरएनए डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। टाइप्स होता है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके अलावा एक पीछे थोड़ा सा पार्ट रह रहा था, जरा सा मुझे बताना है उसमें, जो हमारा स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है एमाइलोस और एक चीज़ होती है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये क्या है? ये है कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च, कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, कंपोनेंट है स्टार्च के, एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है। अब एमाइलोज जो होता है ये कैसा होता है? लॉन्ग होता है, और पहली चीज़ लॉन्ग होता है और दूसरी चीज़ कैसा होता है? अनब्रांच्ड। ये कैसा होता है? ये शॉर्ट होते हैं और और पहला तो शॉर्ट होते हैं और दूसरा ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। समझ में आ गई? और इस एमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर होती है ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। तो इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। ठीक है, एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। क्यों एनिमल स्टार्च बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ एमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड होती है।
ठीक है, एमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड होती है, इस वजह से इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। अब स्टार्च के भी दो कंपोनेंट है, एक एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड होती है, स्ट्रक्चर रिसेंबल करती है कौन सी, ग्लाइकोजन की, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, इस चैप्टर में हमारा जितना मैक्सिमम था हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई है उसमें हमने कवर करा, इसके अलावा एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर करा, एक हमने उसमें कवर करा प्रोटीन कवर करा, एक हमने उसमें अमीनो एसिड कवर करा, ठीक है, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, ज़्विट्राइन वगैरह हमने पढ़ा था उसमें। सेकंड जो हमने ये वीडियो जो चल रही है इसमें हमने क्या करा है कवर, इसमें हमने कवर करा न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमने न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स पढ़े, इसके अलावा हमने विटामिन पढ़े, विटामिन के टाइप्स पढ़े, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, और कुछ एक पार्ट जो फर्स्ट वीडियो में किसका रह गया था, कार्बोहाइड्रेट्स में रह गया था, स्टार्च से रिलेटेड। जो स्टार्च होता है दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों से मिलके बनता है। ये मैंने टाइप्स आपको समझा दिए। और एमाइलोपेक्टिन की तरह क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।